नमस्कार साथियों, मैं हूं द्विवेदी। द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 की हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने 5 लेसन कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन लेसन को जाकर देख लीजिए। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रमुख स्थल रूप। तो स्थल रूप मतलब क्या हुआ, जैसे कि पर्वत, पहाड़, इन्हीं सभी के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मतलब कि अगर कोई भी भूभाग है वो 600 मीटर से अधिक अगर ऊंचा है और उसकी ढाल जो है खड़ी हुई है तो क्या कहलाता है, पहाड़ी पर्वत बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। स्थल रूपों में से जैसे पर्वतों को आपने देखा होगा, पहाड़ों को देखा होगा, पठारों को देखा होगा, ये सभी आपने देखा ही होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ समतल होते हैं। ऊंचे भागों को क्या कहा जाता है, पर्वत, और जो समतल है वो क्या कहलाते हैं, मैदान। तो हमारा भूमंडल जो है, स्थल मंडल, ये हर जगह एक समान तो है नहीं, हर जगह अलग अलग प्रकार का होता है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है। तो आपको ये पता होगा कि हमारी जो भी पृथ्वी है, इसकी भूप्रवृत्ति यानी कि जो भी स्थल मंडल है, ये कई प्लेटों से बना है। यानी कि ये एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये है कि कई प्लेटें मिल करके यहाँ पे एक साथ जुड़ी हुई दिखाई पड़ती। तो सभी प्लेटें क्या होती है, मैग्मा नीचे होता है, मैग्मा के ऊपर सभी प्लेटें तैर रही होती हैं। तो ये तैरती हुई धीरे, मतलब इनकी गति बहुत धीरे होती है, मिलीमीटर में होती है। वो भी का मतलब मान लीजिए कि एक साल में 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या इससे 1 सेंटीमीटर तक इतनी ही गति होती है, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आता। तो ये क्या होता है, अंदर ही अंदर ये प्लेटें उसके ऊपर तैर रही हैं, तो एक दूसरे से कभी पास जाती हैं तो कभी नज़दीक आती हैं। इसी की वजह से क्या होता है, कभी कभी अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है, कहीं पे कहीं की ज़मीन अचानक धंस जाती है, कहीं पे ऊपर उठ जाती है। तो ये सब इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या हो रहा है, गति है, यानी ये चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्वत श्रृंखला दी गई है। अच्छा, पर्वत का मतलब होता है कोई एक अकेला खड़ा हुआ है तो वहाँ पे पर्वत कहलाता है। जब कई पर्वत एक साथ खड़े हुए होते हैं श्रृंखला के रूप में तो उन्हें पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पठार आप देख सकते हैं, पठार का मतलब जो कि पर्वत से नीचा होता है लेकिन जो मैदान है उससे थोड़ा ऊंचा। यहाँ पे आप पहाड़ी देख सकते हैं। पहाड़ी का मतलब होता है कि पर्वत से छोटा होता है लेकिन वो पठार से ऊंचा होता है। ये मैदान आप देख सकते हैं, ये समतल होता है। यहाँ पे झील है और यहाँ नीचे समुद्र दिया है। द्वीप यहाँ पे दिया है। द्वीप का मतलब क्या होता है, कोई छोटा सा भूखंड जब समुद्र के बीच में कहीं पाया जाता है तो उसको द्वीप कहा जाता है। तो पहली प्रक्रिया क्या है, जिसके अंदर सभी स्थलमंडल गति में यानी गतिशील की अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरी या फिर बाह्य प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। यानी दूसरी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जो भी स्थलमंडल है ये बनता है या फिर टूटता है। बनता और टूटता कैसे है, जब एक दूसरे से प्लेटें टकराती हैं ये तो क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है। तो जो प्लेट नीचे घुस जाती है वो मैग्मा में गल करके टूटती रहती है। और बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है, मान लीजिए कोई पहाड़ पर्वत है, जैसे अपने यहाँ की हिमालय, हिमालय क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, क्योंकि ये जो प्लेट है अपनी, ये हिमालय के नीचे जाकर धंस गई है। तो जैसे जैसे नीचे जा रही है वहाँ पे प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है तो ये पहाड़ ऊपर की ओर उठ रहा है। इसी तरह होता है, कहीं पे ज़मीन ऊपर उठ रही होती है, कहीं पे नीचे जा रही होती है। तो यही है यहाँ पे दिया है। पृथ्वी की सतह से टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अच्छा, अपर्दन क्या होता है, कोई भी सतह है वो जब घिस घिस करके धीरे धीरे उसका घर मतलब घिसाव होने के कारण क्या होता है, उसकी सतह कम होने लगती है। तो कम होने से क्या होता है, मान लीजिए पहले मोटा था, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पतला हो जाता है। तो यही अपर्दन कहलाता है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए नदियाँ बह रही है तो अपने साथ बहुत सारा कंकड़ मिट्टी बहा के ले जाती हैं और कहीं पे ले जाकर उसको स्थापित कर देती हैं या छोड़ देती हैं। तो जहाँ पे उसको छोड़ती हैं वहाँ पे उसका निक्षेपण हो रहा है। अपर्दन का मतलब निकाल करके ले जा रही हैं और निक्षेपण का मतलब एक जगह एकत्रित कर दे रही हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ से होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई तथा ढाल के आधार पर पर्वत, पहाड़ों तथा मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं कौन कौन करते हैं, जल भी करता है, वायु भी और बर्फ भी।
जल के बारे में तो आपको पता ही होगा। वायु के बारे में आप ये सोचिए कि कोई भी रेगिस्तान जब होता है वहाँ पे जब हवा चलती है तो क्या होता है, वहाँ पे बालू के कण उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसी तरह हर जगह मिट्टियाँ उड़ करके जाया करती हैं। बर्फ़ कैसे करते हैं, बर्फ़ जब पहाड़ों से पिघल कर या फिर कभी कभी टुकड़ों के रूप में लैंडस्लाइड भी होती है, तो जब वो नीचे आते हैं तो बहुत सारी मिट्टियाँ ऊपर से लाकर नीचे छोड़ जाते हैं। इस तरह से ये तीनों फॉर्म में होता है। अब देखते हैं पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यानी पर्वत क्या होता है, नीचे की तरफ काफ़ी चौड़ा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसकी मोटाई जो है तो घटती जाएगी और ऊपर जाकर एक पॉइंट के रूप में इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। तो ये आसपास के अपने क्षेत्र से क्या होता है, अचानक से आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी ऊंचा होता है। और कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि ये बादलों के ऊपर भी पहुंच जाता है। जैसे कि अपने यहाँ का अपने यहाँ नहीं मतलब नेपाल में माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। तो क्या होता है, वो बादलों से भी ऊपर पहुँच गया है, इतना ऊंचा पर्वत है। ऊंचे मतलब कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊँचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है, ठंड बढ़ती जाती है। बहुत सूर्य कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी कुछ पर्वतों में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ़ जमी हुई होती है। तो होता क्या है, वो बर्फ़ पिघल करके नदियों के रूप में नीचे बहकर आती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा उन्हें आप देख नहीं सकते। जिस तरह से हमारा हिमालय पर्वत है, उसी तरह के पर्वत कई समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। लेकिन होता यह है कि जल भरे होने के कारण हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे पहाड़ पर्वत समुद्र के भीतर भी पाए जाते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ये पहाड़ों के जीवन बिताना बड़ा मुश्किल भरा होता है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में लोग जो होते हैं बहुत कम ही रहते हैं। वहाँ का धरातल सीधी ढलान वाला होता है, इसलिए वहाँ पे पानी रुक नहीं सकता। पानी जैसे गिरता है वो बहकर नीचे आ जाता है। तो कृषि योग्य भूमि वहाँ पे बहुत कम होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई पर्वतों की श्रृंखलाएं एक साथ बनी हुई हैं, तो सभी क्या कहलाती हैं, श्रृंखला कहलाती हैं। हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे एक चित्र में आप ये देख सकते हैं भूपर्वती और बलित पर्वत। यहाँ पे आप भूपर्वती देख रहे हैं और यहाँ पे आप बलित पर्वत आप देख सकते हैं। बलित पर्वत का मतलब क्या हुआ, जब भूपर्वती का एक भाग इधर से आता है दूसरा भाग इधर से आता है, तो एक भाग नीचे दबता है, एक भाग उसके ऊपर रहता है। तो ये दोनों में जब प्रेशर बनता है तो यहाँ की ज़मीन क्या है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। यही बलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हैं। हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया तथा एंडीज क्रम से। एशिया, हिमालय एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है और एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाओं में। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा भी था कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला रहती है, उसके पश्चिम भाग में। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। सभी पर्वत एक समान नहीं होते, कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। यहाँ पे आप फैक्ट देखिए, क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत, जिसको हवाई द्वीप बोला जाता है, जो कि अमेरिका का है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। हवाई द्वीप के पास ही है। हवाई द्वीप किसका है, यूएसए का। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,205, यानी कि इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बलित पर्वत, दूसरा होता है दूसरा होता है भ्रमशोत्स पर्वत तथा तीसरा क्या तीसरा ज्वालामुखी पर्वत होता है। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत बलित पर्वत है, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आकर के चढ़ गई, उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है और ज़मीन ऊपर उठती है, ये फोल्डेड माउंटेन या फिर बलित पर्वत कहलाते हैं, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला, यानी कि हमारे यहाँ की जो भी अरावली श्रृंखला है वो सबसे पुरानी श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। कौन सी श्रृंखला, जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। कौन से, अपलेशियन पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है और यूराल पर्वत जो कि यूरोप और एशिया को अलग करने के भी काम में आता है। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विभाजित हो जाता है, रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है।
यानी कि जब कई भाग मतलब एक कोई बड़ा भाग वो जब टूट करके कई भागों में हो जाता है तब इस पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या फिर हार्स्ट बोला जाता है तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिकाभ्रंश या फिर ग्राबन कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि हार्स्ट क्या है या फिर ग्राबन क्या है, तो ये याद रखिएगा। हार्स्ट का मतलब उत्खंड यानी कि ऊपर उठा हुआ भाग तथा ग्राबन या फिर द्रोणिका मतलब जो कि नीचे दबा हुआ है। यूरोप की राइन घाटी तथा वाशजैन पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। किस तरह के पर्वत के? भ्रमशोत्स पर्वतों के। ठीक है, एटलस में दिए गए स्थितियों को देखिए तथा इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। तो ये आप विश्व का अगर मानचित्र आपके पास है तो आप देख सकते हैं एटलस में। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान की फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी का भी उद्गार होता है, उससे भी पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्खंड भ्रंश दिया है, यानी कि जो ऊंचाई पे उठा हुआ है, और द्रोणिका भ्रंश का मतलब क्या हुआ, जो कि नीचे धंस जाती है। ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे बहुत सारा लावा निकलता है, उसके साथ धुआं गैसें कई तरह की निकलती हैं, बट मिट्टी वगैरह भी जब लावा निकलती है उससे भी पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसका उदाहरण क्या है? अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो तथा जापान में फ्यूजियामा। ये दोनों किस तरह के पर्वत हैं? ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। हमारा हिमालय पर्वत कैसा है? ये बलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिम नदियों से होता है। तो पर्वत क्या होते हैं? हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि कई सारी नदियों का उद्गम स्थल पर्वत ही होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो बर्फ़ होती है वो पिघल कर बहती है और नदियों में उसी से पानी आता है। तो इसलिए जल का संग्रहहार उसको बोला जाता है, संग्रहकार बोला जाता है। ठीक है, जलाशयों के जलों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। तो पहाड़ों से जो जल बह के आ रहा है, हमारे यहाँ की नदियाँ देख लीजिए, जैसे गंगा यमुना हो गई, तो इनके पानी का उपयोग किस लिए में होता है? पीने के लिए भी होता है। अब तो परिवहन में भी इसका उपयोग होने लगा है। साथ ही पन विद्युत यानी कि बिजली का भी उत्पादन इससे किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। नदी की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे अब आवश्यकता अनुसार जल की मतलब मात्रा उपलब्ध होती है, तो ये क्या होता है? कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त भूभाग कहलाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि भी हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। वन से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं? लकड़ी, ईंधन और भी उत्पाद गोंद, रेजिन वगैरह प्राप्त होते हैं। वहाँ पे कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे अगर जब जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है इस क्लास में या फिर अगले किसी क्लास में वहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि पर्वतों में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। क्या होता है, कई सारे सैलानी भी जाते हैं पर्वत में क्या करने? ट्रेकिंग। आपने नाम सुना होगा इंग्लिश सब, तो ट्रेकिंग में यही होता है, लोग जाते हैं पर्वतों में चढ़ते हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ लोग होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? शेरपा बोला जाता है, जो कि पिछले अध्याय में हमने शेरपा के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। यानी कि पर्वतों में कुछ स्पेशल प्रकार के खेल भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से पैराग्लाइडिंग वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल जाने जाते हैं? अगर आपको पता हो ऐसे कोई स्थान तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्केटिंग भी करते हैं लोग, पैरों के नीचे पहिए वाले मतलब शूज की तरफ, शूज से थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें पहिए लगे रहते हैं, उसमें खड़े होकर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं बर्फ़ों में। तो ये स्लाइड मैंने देखा है, तो ये हिमालय पर्वत में ज़रूर होती होंगी। इसके अलावा और क्या खेल होते हैं वो आप अगर सर्च करना चाहें तो गूगल सर्च कीजिएगा, क्या क्या खेल वहाँ पे खेले जाते हैं। ये देख सकते हैं ज्वालामुखी का पर्वत श्रृंखला कैसे निर्माण होता है। अत्यधिक क्या होता है, जब यहाँ पे मैग्मा का निर्माण होता है वो तो काफ़ी पहले से ही जल रहा होता है। अचानक से जब उसको प्रेशर नीचे से पड़ता है और ऊपर की ज़मीन भूपर्पटी जब थोड़ी कमज़ोर होती है तो क्या करता है? उसको तोड़कर बाहर निकल आता है। तो इससे क्या क्या निकलता है? राख निकलता है, भाप निकलता है और गैस युक्त ये सब बादल बन के निकलते हैं। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट एक ही पाइप से सीधे ऊपर निकलने लगता है। कभी कभी क्या होता है, ये बालक धीरे धीरे जब जाम होने लगता है तो ये साइड से भी फाड़ के इसको निकल आते हैं। तो ये कई तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण, लावा और भाप यहाँ पे जो निकल रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। फिर ये जब ठंडा होता है तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है, इसको आप ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी जब इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ भी ऊपर इसमें बर्फ़ जम जाती है। अब बात करते हैं पठार की।
पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। क्या होती है? उठी हुई और सपाट भूमि। यानी ऊंचाई वाली खड़ी ढलान वाला क्या होता है? पर्वत। और हल्का ऊपर उठी हुई सपाट भूमि पठार होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मेज तो आपने देखा ही होगा, तो उसी के समान क्या होता है? बराबर लंबाई की सपाट में होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। यानी पठारों की ऊंचाई कितने मीटर? कई सौ, यानी 100-200 मीटर से स्टार्ट होकर हज़ारों मीटर तक जा सकती है। फिर ज़्यादा ऊंचाई बढ़ने पर वही क्या हो जाता है? वो पर्वत बन जाता है। लेकिन पर्वतों में क्या होता है? ऊपर सपाट नहीं होता, ऊपर क्या होता है? शंकु आकार या मतलब कम जगह होती है। पठार में क्या होता है? ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपाट जमभूमि होती है ऊपर। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन पठार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये क्या है? पुराने पठारों में से एक है। केन्या हो गया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो याद रखिएगा, तिब्बत जो है इस समय चीन के पास है, तो हमारे मतलब हिमालय पर्वत के उत्तर में है। तो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। उपयोगी क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण सोना चांदी जो भी खनिज होते हैं, वो मैक्सिमम पठारों में ही पाए जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, मैग्नीज और बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में पास में ही सिगरौली है। सिगरौली में कोयले की खदानें हैं, तो वो भी क्या है? एक पठार ही है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में पन्ना है, पन्ना से क्या निकलता था? हीरा निकलता है। अभी एक आप मूवी देखी होगी, KGF नाम से आई थी, वो कोलार गोल्ड फील्ड नाम से। तो वो बहुत पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने में मतलब गोल्ड की फील्ड थी, जिसको अभी गवर्नमेंट ने फिर से ओपन किया है, जो कि काफ़ी समय से बंद थी। यानी बहुत पहले अंग्रेज़ों ने इससे गोल्ड काफ़ी सारा निकाल लिया था, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से सरकार ने उसको फिर से ओपन किया है, क्योंकि उम्मीद है कि शायद कुछ टन तक वहाँ पे फिर से सोना अब निकाले जाने की उम्मीदें हैं। तो वही KGF मूवी आपने देखी होगी, उसी से मुझे याद आ गया कि ये कर्नाटक में एक खदान है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। क्या होता है? जो पठार के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जलप्रपात आपने देखा होगा। ऊंचाई से अचानक पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू होता है। तो जलप्रपात हमारे यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो जलप्रपात क्या होते हैं? जब नदियाँ चलती हुई अचानक से ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती हैं तो वही क्या कहलाता है? जलप्रपात, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। कभी कभी क्या होता है? सनलाइट पड़ने से वहाँ पे प्यारा सा इंद्रधनुष भी बनता है। अगर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, तो उसका व्यू क्या होता है? काफ़ी अच्छा होता है। तो छोटा नागपुर पठार पर सुवर्ण रेखा एक नदी है, उसके ऊपर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू नाम का। और कर्नाटक में एक जोंग जलप्रपात है। ये क्या है? इस यानी कि पठारों में बने हुए जलप्रपात के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में क्या होता है? काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है, जो कि एक उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आप कभी किसी इस चीज़ के घूमने गए हैं जहाँ पे कोई पठार हो और वहाँ का स्थान काफ़ी अच्छा हो? गए हो तो बताइए। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? मैदानों में ही रहते हैं, क्योंकि मैदानों में चलने फिरने, आवाजाही, हर चीज़ के लिए, खेती हो गया या कोई अन्य काम ले लीजिए, तो सबसे आसान जगह कौन सी होती है? मैदानी होती है। इसीलिए इंसान कहाँ से ज़्यादा रहते हैं? मैदानी भाग में। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। यानी मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है? 200 मीटर तक। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। तो क्या होता है? मैदान कैसे होते हैं? समतल होते हैं। लेकिन कुछ मैदान कैसे होते हैं? उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। तरंगित का मतलब क्या हुआ? तरंग की तरह। तरंग आपने अगर कहीं देखा हो किसी वीडियो वगैरह में, तरंग किस तरह से होती है? ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है, उसी तरह से ये भी होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। आपने गंगा यमुना द्वाया ऐसा कुछ नाम सुना? होता ही है कि गंगा यमुना नदियाँ अपने साथ जो भी मिट्टी वगैरह बहा कर लाती हैं उसको मैदानों में लाकर जमा करती हैं, और उससे मैदान का निर्माण होता है। तो मैदान का निर्माण कौन करता है? नदियाँ ही करती हैं।
नदियाँ पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। अपरदित का मतलब अपने साथ मिट्टी वगैरह वहाँ की लेके आती हैं। ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर लेकर जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, यानी घाटियों में ले जाकर वहाँ पे छोड़ देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। अगर आप इलाहाबाद गए होंगे, इलाहाबाद अगर आप कभी गए होंगे गंगा स्नान या फिर किसी और काम से, तो वहाँ पे क्या आप देखेंगे कि जितना भी इलाहाबाद है वहाँ पे मिट्टी में बालू आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। वो बालू कैसा है, उससे आप घर तो नहीं बना सकते। उससे घर बनाओगे तो एक ही मतलब एक तरफ बनाओगे एक तरफ वो गिरेगा, ऐसा बालू है, किसी काम का वो नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ बालू ही बालू, तो बालू इतना आया कैसे? वो गंगा नदी, यमुना नदी जो है अपने साथ जो भी लाती हैं, ला ला करके वहीं पे उसको जमा कर देती हैं। तो अब तो गंगा नदी का आकार काफ़ी छोटा मतलब दिखने लगा है, लेकिन बहुत पहले इनका मतलब आकार काफ़ी विशाल हुआ करता था। तो ये सभी लाकर क्या करती थी, यहाँ पे निक्षेपित कर दिया करती थी। तो वही बालू आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप नहीं गए हैं तो कभी आप जाइएगा तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि वहाँ की जो भी मिट्टी है वहाँ पे आपको बालू दिखेगा। वो बालू उन्हीं गंगा यमुना नदियों के द्वारा लाया जाता है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है और ये मैदान क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि मान लीजिए उसके किनारे की ज़मीन तो काफ़ी उपजाऊ है, वहाँ पे किसान क्या किया, खेती कर दिया, लेकिन जैसे ही पानी वर्षा और बाढ़ आई तो नदी क्या करती है, सारा पानी जाकर उसके खेत में भर देती है, तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए उपजाऊ होती हैं पर इसके किनारे किनारे पे खेती करना थोड़ी मतलब मुसीबत वाला काम होता है। ये काफ़ी हर्डल होता है क्योंकि अक्सर बाढ़ वहाँ पे आ जाती है। पर हाँ, उससे कुछ दूरी की जो ज़मीनें हैं वो भी लाई उन्हीं के माध्यम से गई हैं, बट वो काफ़ी पुरानी हो चुकी, तो वहाँ पे खेती होती है। अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो मैदानों को उपयुक्त क्यों माना जाता है, क्योंकि हर कार्य के साथ यहाँ सबसे ज़रूरी है परिवहन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। परिवहन के साधन क्या क्या हैं, आप जल मार्ग से जा सकते हैं, वायु मार्ग से जा सकते हैं या फिर सड़क मार्ग। सबसे ज़्यादा लोगों का मतलब फेवरेट क्या है, सबसे ज़्यादा लोग क्या यूज़ करते हैं, सड़क मार्ग ही यूज़ करते हैं। तो मैदानों में क्या है, सड़कें बनाना काफ़ी आसान है। अभी आपने चेनाब ब्रिज के बारे में सुना होगा, जो कि बनाई गई है जम्मू कश्मीर में। तो आप देखें कि चेनाब के ऊपर बनाई गई, काफ़ी लंबा ब्रिज है, उसको बनाने में कई सालों का समय लग गया। जबकि वही अगर मैदान होता तो मैदान में वही सड़क बनाने में क्या होता, काफ़ी कम समय में बन जाता, 1-2 साल। और वहाँ मतलब काफ़ी लंबे समय से वो प्रक्रिया बनी थी, एक रेलवे के लिए वो वहाँ पे ब्रिज बना गया, रेलवे लाइन के लिए। सोचो कि आज़ादी के इतने साल बाद वहाँ पे ट्रेन अभी चलाई गई है। अभी पिछले महीने ही अपने यहाँ के प्रधानमंत्री गए थे उसका उद्घाटन करने, आपने शायद न्यूज़ में देखा भी होगा। तो ऐसे निर्माण कर पाना थोड़ा कठिन काम होता है, जबकि मैदानों में क्या होता है, ये कार्य बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो हमारे यहाँ गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती हैं, निकलती हिमालय से हैं, लेकिन वो तिब्बत, चाइना के तिब्बत से होते हुए जाती हैं। फिर क्या होता है, इधर हमारे अरुणाचल प्रदेश से फिर से प्रवेश करती हैं। और होता क्या है, अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र किधर से आती है, अगर देखा जाए तो उद्गम तो हिमालय से ही होता है, लेकिन हमारे देश में वो पूर्व दिशा से आती है। और गंगा यमुना हिमालय से डायरेक्ट उतर कर यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः मैदान यहाँ तो पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। दिल्ली जैसे शहर को आप देखिए, वो भी क्या है, एक मैदान ही है, इसीलिए वहाँ पे कितनी सारी जनसंख्या है। वैसे भी आप कहीं भी रहते हैं तो ज़्यादातर मैदान में ही रहते हैं, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। तो मैदान किस लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे घर बनाना आसान होता है, समतल भूमि होती है जिससे में खेती की जा सकती है। पहाड़ों में भी खेती की जाती है, बड़े मुश्किल से, थोड़ी बहुत होती है, इतनी ज़्यादा उसमें उपज नहीं हो पाती, क्योंकि पानी वहाँ पे रोकना बड़ा कठिन है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सीढ़ियों टाइप का खेत बनाया जा सकता है। तो वहाँ मतलब उसके लिए क्या किया जाता है, सीढ़ी टाइप के वहाँ पे आकृति बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। पठारों की मिट्टी कैसी होती है, मैदानों की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। गंगा का मैदान कैसा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इलाहाबाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए, ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये किसी पहाड़ का मतलब किसी पहाड़ का है या फिर कोई मैदान है होना, ये इस तरह से खेत होना, खेती होना, ये अच्छे पेड़, इससे ये समझ में आ रहा है कि किसी न किसी मैदान की ही यहाँ पे फोटो लगाई, क्योंकि पर्वतों में इस तरह की आकृति देखने के लिए मिल ही नहीं सकती।
तो क्या है, मैदानों में फसलें उगाना काफ़ी मतलब आसान होता है, जबकि पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। यही यहाँ पे दिया गया है। उगाना, घर बनाना या फिर सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीक़ों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? क्या क्या अंतर होता है? जैसे कि जो पहाड़ों में रहते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, मैदानों में रहते हैं वहाँ पे ठंड कम पड़ती है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, थोड़े नॉर्मल कपड़े भी पहने रहेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जो पहाड़ों में रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का पहनावा पहनने के लिए काफ़ी ऊनी कपड़े पहनते होंगे, तभी जाकर वो ठंड से बच पाते होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रस्सी से बना पुल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, रस्सी से एक पूरा पुल बना दिया गया है किसी नदी पे, तो इसी का यहाँ पे चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, क्या इनमें कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तूफान या फिर बाढ़ आते ही रहते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। ये आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इसमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं, इनको पूरी तरह से तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसके बारे में जागरूकता फैलाकर इससे कैसे बचना चाहिए, इसके होने पर क्या हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए उपाय, इससे क्या होता है जो भी होने वाला नुकसान है उसको कम जरूर किया जा सकता है, पर पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। तो क्या होता है, जो भी स्थल है वो तो आपके आसपास भी होंगे, आप देखते होंगे उस पर क्या क्या किया जाता है। कोई वहाँ पे खेती कर रहा है, कोई वहाँ पे मकान बना रहा है, कोई वहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल लिया, कोई कुछ भी कर रहा है, तो मतलब कई तरह से इसके उपयोग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये बताया है कि जो खेती के लिए भूमि है उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही, तो लोगों के रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए क्या हो रहा है, जो भी भूमि उपजाऊ है वहाँ पर भी अब घर बनाए जा रहे हैं। हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। इस तरह का आप देख सकते हैं, नदियों में कचड़े फेंक देते हैं, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं। अब तो सरकार स्वच्छ भारत मिशन भी चला रही है, जिसके तहत शहरों में तो मतलब घर तक आती हैं आजकल गाड़ियाँ, कचड़ा लेके जाती हैं, बट अभी गाँवों में उतनी व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाई। लोग गाँवों में क्या करते हैं, शहरों में भी करते हैं कि बाहर ही कचड़ा फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, पानी भी प्रदूषित होता है और ज़मीन भी प्रदूषित हो जाती है। जबकि ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जल मिट्टी वायु मिला है वो सिर्फ हमारे लिए तो है नहीं, उसको हमें अपने फ्यूचर में भी, अपने जो भी आने वाले हैं उनके लिए भी तो सही छोड़ के जाना है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अच्छा छोड़ के गया, यानी कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा, तभी तो हम पानी का उपयोग कर पा रहे हैं, अच्छी हवा ले पा रहे हैं। बट यही हवा अब हम धीरे धीरे प्रदूषित कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, उनके लिए तो हम एक खराब समय देखे जाएंगे, खराब जल, खराब वायु देखे जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पे भारत सरकार की एक योजना है, इसको देखिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन पर आप भी ध्यान दीजिए, अपने आसपास कचरा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप ये समझिए कि जो भी है वो आपका ही घर रहेगा, तो अब क्या आप अपने घर के अंदर कचरा फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे ना, तो उसको इकट्ठा रखिए और उसका सही से निपटान कीजिए, ऐसे ही मत फेंक दिया करिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए, ये एक रेगिस्तान का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक समुद्र का है, ये भी किसी नदी का दिख रहा है, और ये कोस्टल एरिया का यानी बीच वगैरह जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा सा चित्र यहाँ पे दिया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ सेकंड पेज पे भी ये चित्र आप देख सकते हैं किस प्रकार के, कितना प्यारा यहाँ पे घर है। ये तो पर्वतों पहाड़ों का दिख रहा है, ये भी पहाड़ों में बना हुआ घर आप दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे ठीक से। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर बोट से चला रहे हैं लोग। ये पहाड़ों में आप कुछ देख सकते हैं, पशु वगैरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। और यहाँ पे ये ट्रेन है या फिर बस है, क्या है समझ में नहीं आ पा रहा, ट्रेन ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेन जा रही है, रेलवे स्टेशन का दृश्य लग रहा है। तो ये सभी देखकर कितने प्यारे लगे। कभी आप गए हैं ऐसी जगहों में, रेलवे स्टेशन तो सभी गए होंगे, बट ये इस तरह से मतलब कई लोग मिलकर जब जाते हैं नदियों में बोट चलाने, तो क्या आप ऐसे में गए हैं, या फिर ये पहाड़ों में आप घूमे हैं कभी? अगर घूमे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही दिया था। यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, किसकी वजह से भिन्न होते हैं? ऊंचाई की वजह से भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में या फिर पठारों में? तो कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो कहाँ बहती है? चीन में बहा करती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स है। ठीक है, आल्प्स। पूरा लेक्चर अगर देखा है तो ये सब आसानी से आप कर पाएंगे। पर हाँ, अगर आपके पास कोई एटलेस हो, आपने ख़रीदा है या फिर नहीं है, तो आप फ़ोन में भी देख सकते हैं। एक बार पूरे मैप को आप ज़रूर देखिएगा कि कहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि यहाँ इस बुक में भी मैप तो मिल नहीं रहा। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में अगले उसमें मिले, ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ मैप वगैरह दिए नहीं। तो आप पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? पर्वत क्या होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत होते कैसे हैं? जो कि काफ़ी ऊंचाई और खड़ा ढलान होता है, उसको पर्वत कहा जाता है। पठार क्या होते हैं? जिनकी ऊंचाई तो ज़्यादा होती है लेकिन ऊपर जाकर सपाट भूमि होती है, जबकि पर्वतों में ऊपर सपाट भूमि ना होकर पतली भूभाग होता है ऊपर। तो ये हो गए पर्वत और पठार। पर्वत भी क्या होते हैं? फोल्डेड माउंटेन, यानी कि बलित पर्वत पाया जाता है। बलित पर्वत अगले क्लासों में आप पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक, उसकी वजह से बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी से बनते हैं। ये सभी अगले क्लास में डिटेल से इनके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी।